नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस यानी कि मणिपाल हॉस्पिटल्स के Q1 FY27 क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों, कंपनी ने 20 अगस्त 2026 को जून 2026 को समाप्त तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। अब सवाल दोस्तों यह है कि रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ आई, प्रॉफिट बढ़ा या घटा है, मार्जिन्स पर क्या असर पड़ा है, कंपनी की IPO के बाद की स्थिति कैसी है और सबसे महत्वपूर्ण इस रिजल्ट को इन्वेस्टर किस नज़र से देखें। इस वीडियो में दोस्तों हम कंपनी के कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन दोनों रिजल्ट्स को समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू के फ्रंट पर क्या देखने को मिला। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। Q1 FY27 में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा दोस्तों 3090 करोड़ का, जबकि Q1 FY26 में यह था 2237 करोड़ का। यानी कि साल दर साल रेवेन्यू में लगभग 38% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे के आधार पर अगर देखें दोस्तों तो रेवेन्यू 2882 करोड़ से बढ़कर 3090 करोड़ हो गया। मतलब रेवेन्यू के मामले में कंपनी की शुरुआत काफी मजबूत रही। यह कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। नंबर 2 दोस्तों, अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। कंसोलिडेटेड टोटल इनकम की बात करेंगे तो Q1 FY27 की 3165 करोड़ का यहां पर दोस्तों कंसोलिडेटेड टोटल इनकम देखने को मिली। वहीं दोस्तों Q1 FY26 के हिसाब से देखेंगे तो 2285 करोड़ की इनकी कंसोलिडेटेड टोटल इनकम थी। यानी कि टोटल इनकम में लगभग 38%, लगभग 38.5% की ग्रोथ देखने को मिली। यह बताता है दोस्तों कि कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि ओवरऑल इनकम भी काफी तेजी से बढ़ाई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों यहां पर यह है कि रेवेन्यू बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टर को यह भी देखना चाहिए कि रेवेन्यू बढ़ने के साथ प्रॉफिट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यहीं से कहानी थोड़ी सी बदलती है। अब आते हैं एक्सपेंसेस पर। कंपनी ने कंसोलिडेटेड टोटल एक्सपेंसेस Q1 FY27 में 2834 करोड़ के रिकॉर्ड करे, जबकि Q1 FY26 में टोटल एक्सपेंस थे दोस्तों 1923 करोड़ के। यानी कि एक्सपेंस में लगभग 47% की ग्रोथ हुई है। अब इसे ध्यान से थोड़ा समझिए। रेवेन्यू लगभग 38% बढ़ा, लेकिन एक्सपेंसेस लगभग दोस्तों 47% से बढ़ गए। यानी कि खर्च रेवेन्यू की तुलना में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। यही वजह है दोस्तों कि आगे प्रॉफिट पर प्रेशर दिखाई देता है। एम्प्लॉइज कॉस्ट में भी काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की अगर बात करेंगे तो Q1 FY27 में देखिए 462 करोड़ का। वहीं Q1 FY26 की बात करेंगे तो 334 करोड़ का दोस्तों एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखने को मिला। यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट में भी लगभग 38% की वृद्धि देखने को मिली। हेल्थ केयर बिजनेस में डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए रेवेन्यू ग्रोथ के साथ एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ना पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर को देखना होगा कि आने वाली क्वार्टर में यह कॉस्ट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले कितनी रहती है। फाइनेंस कॉस्ट दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट Q1 FY27 में जो रहा 293 करोड़ का, वहीं दोस्तों Q1 FY26 में यह था 131 करोड़ का। यानी कि फाइनेंस कॉस्ट में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और जबकि इस वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह लगभग 123% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। यह रिजल्ट का एक महत्वपूर्ण कंसर्न भी है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन और एक्विजिशन कैपिटल इंटेंसिव है। हायर फाइनेंस कॉस्ट का सीधा असर नीचे प्रॉफिट पर पड़ सकता है, और यही हमें प्रॉफिट नंबर्स में भी दिखाई देता है। डेप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है कंपनी का। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो Q1 FY27 में 187 करोड़ का था, वहीं Q1 FY26 में 140 करोड़ का था। यानी कि इसमें भी लगभग 33% की वृद्धि देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल बिजनेस में नए एसेट्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इक्विपमेंट और एक्विजिशन के कारण डेप्रिसिएशन बढ़ सकता है। इसलिए यह अकेले कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग तो नहीं है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आ जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले की स्थिति, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस की अगर बात करें दोस्तों तो Q1 FY27 में 303 करोड़ का था, वहीं दोस्तों Q1 FY26 में 362 करोड़ का था। यानी कि रेवेन्यू में करीब 38% की ग्रोथ के बावजूद यह प्रॉफिट करीब 9% से घट गया। रेवेन्यू में अगर 38% की ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट करीब 9% घट गया। यह रिजल्ट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसका मतलब है दोस्तों कंपनी की टॉप लाइन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उसी स्पीड से नहीं बढ़ पाई। यानी कि ग्रोथ तो है, लेकिन मार्जिन प्रेशर भी यहां पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स का असर। Q1 FY27 में एक्सेप्शनल आइटम लगभग 13 करोड़ के नेगेटिव इंपैक्ट रहा, 13.5 करोड़ का नेगेटिव इंपैक्ट रहा। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 315 करोड़ का रहा। Q1 FY26 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 344 करोड़ का था। यानी कि PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी लगभग 8 से 9% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने दोस्तों ये बताया है कि एम्प्लॉय इंसेंटिव से जुड़े खर्च का एमोर्टाइज पोर्शन भी एक्सेप्शनल आइटम में ही शामिल है। इसलिए प्रॉफिट को एनालाइज करते समय इस इंपैक्ट को अलग से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट पर। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मणिपाल हॉस्पिटल्स का प्रॉफिट बढ़ा या घटा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो Q1 FY27 में 243 करोड़ का था, वहीं Q1 FY26 में 254 करोड़ का था। यानी कि नेट प्रॉफिट में लगभग 4% की गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखाई दी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जरूर प्रॉफिट 186 करोड़ से बढ़कर 243 करोड़ का हुआ।
इसलिए तस्वीर पूरी तरीके से नेगेटिव भी नहीं है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे तो रेवेन्यू 38% का बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट 4% से गिर गया। यह साफ बताता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर कॉस्ट प्रेशर तो आया है। अर्निंग पर शेयर पर नजर डालेंगे तो कंसोलिडेटेड ईपीएस देखेंगे तो Q1 FY27 1.96 का ईपीएस था, Q1 FY26 में 2.17 रुपीज का अर्निंग पर शेयर दिखाई दिया। यानी कि ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण फैक्टर भी है, कंपनी ने हाल ही में एक आईपीओ लाया हुआ था, एक आईपीओ का कंपनी का ही आईपीओ आया हुआ था और नए शेयर जारी हुए, इसलिए शेयर्स काउंट बढ़ने का भी ईपीएस पर असर पड़ता है। इस कारण ईपीएस को अकेले देखकर कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को जज करना बिल्कुल सही नहीं होगा। स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करते हैं। अभी तक मैंने बात करी कि ओवरऑल जो मणिपाल हॉस्पिटल है उसकी क्या स्थिति है। अब बात करते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट क्या कहते हैं, केवल इनके पोर्शन की बात करते हैं। अब देखिए, एक होता है कंसोलिडेटेड, मतलब कंपनी का प्लस सब्सिडरी का, दूसरा होता है स्टैंड अलोन, केवल कंपनी की बात करते हैं। अब कंसोलिडेटेड रिजल्ट के साथ स्टैंड अलोन को भी देख लेते हैं। स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो Q1 FY27 में 1048 करोड़, Q1 FY26 में 818 करोड़, यानी कि स्टैंड अलोन रेवेन्यू में करीब 28% की ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन दोस्तों स्टैंड अलोन वही नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो Q1 FY27 में 115 करोड़ और Q1 FY26 में 125 करोड़, यानी कि स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में लगभग 8% की गिरावट देखने को मिली। यह भी दोस्तों वही संकेत देता है कि टॉप लाइन तो मजबूत है लेकिन बॉटम लाइन पर प्रेशर है। कंसोलिडेटेड वर्सेस स्टैंड अलोन, मतलब दोनों का एक बार कंपैरिजन करके देखेंगे तो दोस्तों अब यहाँ इन्वेस्टर को कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मणिपाल हेल्थ का बिजनेस कई सब्सिडरी के जरिए चलता है। कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट में अलग अलग हॉस्पिटल एंटिटीज शामिल हैं और पिछले समय में कंपनी ने एक्विजिशन भी किए। उदाहरण के लिए कंपनी की सब्सिडरी ने सह्याद्री हॉस्पिटल में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया था, जिसके कारण कंसोलिडेटेड स्केल भी बढ़ा है। इसलिए दोस्तों कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की ग्रोथ को सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ मान लेना बिल्कुल सही नहीं होगा। यह ग्रोथ बिजनेस एक्सपेंशन और एक्विजिशन के इंपैक्ट को भी प्रभावित करती है। मार्जिन के एनालिसिस करेंगे, क्या कंपनी की मार्जिन मजबूत हुई है। Q1 FY26 में प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स लगभग 362 करोड़ का था। Q1 FY27 में रेवेन्यू बढ़कर 3090 करोड़ का, लेकिन यही प्रॉफिट 330 करोड़ का रहा। इससे साफ संकेत मिलता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर तो आया है और इसके कुछ कारण ये रहे कि एम्प्लॉय एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बढ़ना शामिल है। इसलिए आने वाली क्वार्टर्स में इन्वेस्टर्स को सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं देखना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए क्या रेवेन्यू ग्रोथ के साथ एबिलिटा और मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हैं कि नहीं। आईपीओ इवेंट की अगर बात करें तो अब आते हैं कि एक बहुत बड़े डेवलपमेंट पर। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज ने हाल ही में अपना आईपीओ पूरा किया। कंपनी ने लगभग दोस्तों 15.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू किए। इसमें से फ्रेश इशू 8000 करोड़ का था, ऑफर फॉर सेल लगभग 1275 करोड़ का था। कंपनी के शेयर्स 5 अगस्त 2026 को एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हुए। यह कंपनी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन भी था। 8000 करोड़ का फ्रेश इशू का महत्व है। सवाल यह कि 8000 करोड़ का फ्रेश इशू से कंपनी क्या कर सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि कंपनी के पास फ्यूचर एक्सपेंशन और बिजनेस ग्रोथ के लिए मजबूत कैपिटल बेस आता है। हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल एक्सपेंशन के लिए बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इसलिए आईपीओ के बाद कंपनी के पास एक्सपेंशन, न्यू हॉस्पिटल, कैपिटल एडिशन और एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन इन्वेस्टर को यह देखना होगा दोस्तों कि कैपिटल कितनी एफिशिएंटली डिप्लॉय होती है। डेट और फाइनेंस कॉस्ट पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिजल्ट में फाइनेंस कॉस्ट में काफी बड़ा जंप दिखाई दिया दोस्तों। इसके अलावा कंपनी की सब्सिडरी मणिपाल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड ने 5310 करोड़ के एनसीडीज भी इशू किए थे। आईपीओ इवेंट के कारण मैंडेटरी रिडेम्पशन इवेंट ट्रिगर हुआ है और इस वजह से एनसीडी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत रिडीम किया जाना है। इसलिए दोस्तों आईपीओ के बाद कंपनी के बैलेंस शीट और फाइनेंस कॉस्ट ट्रेजेक्टरी पर नजर रखना काफी जरूरी होगा। एक और बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला किंडर वुमेन्स हॉस्पिटल से रिलेटेड। कंपनी ने क्वार्टर के बाद एक और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया। मणिपाल हेल्थ ने किंडर वुमेन्स हॉस्पिटल बेंगलुरु के पूरे बिजनेस ऑपरेशंस को एक्वायर करने के लिए बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट किया। इसकी कैश कंसिडरेशन 130 करोड़ की थी। वहीं दोस्तों हालांकि ट्रांजैक्शन स्टेटूटरी अप्रूवल्स और कंडीशंस प्रेसिडेंट के अधीन है, मतलब अभी चल रहा है। अगर एक्विजिशन दोस्तों सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो इससे कंपनी के हेल्थ केयर प्रेजेंस और कैपेसिटी को फर्दर सपोर्ट मिल सकता है। मणिपाल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, कंपनी ने मुंबई में अपने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से जुड़ी एडिशनल लैंड और बिल्डिंग भी एक्वायर की है। इस एक्विजिशन की टोटल कंसिडरेशन 495 करोड़ है, जिसमें से 365 करोड़ का पेमेंट किया जा चुका है और 130 करोड़ का बैलेंस है जो सर्टेन कंडीशन फुलफिल होने पर पेबल होगा। अब यह बताता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन पर काफी एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है। रिजल्ट में पॉजिटिव क्या है दोस्तों पहला पॉजिटिव यह है कि रेवेन्यू ग्रोथ तो मजबूत है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 38% का बढ़ा है। दूसरा दोस्तों यह है कि बिजनेस स्केल तेजी से बढ़ रहा है। एक्विजिशन और एक्सपेंशन के कारण कंपनी का हेल्थ केयर नेटवर्क आगे बढ़ रहा है। तीसरा दोस्तों आईपीओ से बड़ा कैपिटल बेस मिला है। फ्रेश इशू से लगभग 8000 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूज हुई है। चौथा दोस्तों जो दिख रहा है यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रही है। Q4 FY26 में 186 करोड़ के मुकाबले Q1 FY27 में 243 करोड़ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा। पांचवा दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर में लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन की कंपनी की स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। रिजल्ट्स में कंसर्न क्या है। अब कुछ पॉजिटिव की बात हो गई, अब बात करते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव या रिस्क फैक्टर भी समझिए। पहला, रेवेन्यू की तुलना में एक्सपेंसेस ज्यादा तेजी से आगे बढ़े हैं। रेवेन्यू करीब 38% बढ़ा, लेकिन एक्सपेंसेस करीब 47% से बढ़े। फाइनेंस कॉस्ट काफी तेजी से बढ़ा है, या प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कंसर्न है। तीसरा, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटा है। रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद पैट करीब 4% कम हुआ है। मार्जिन पर प्रेशर दिखाई देता है, इसलिए आने वाली क्वार्टर में मार्जिन रिकवरी महत्वपूर्ण होगी। पांचवा, एक्सपेंशन और एक्विजिशन के कारण एग्जीक्यूशन रिस्क रहेगा। अगर नए एसेट्स और एक्वायर्ड हॉस्पिटल्स एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट नहीं करते तो कैपिटल एफिशिएंसी पर सवाल उठ सकते हैं। दोस्तों मणिपाल
हेल्थ की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, लेकिन फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी पर कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट का दबाव जरूर दिखाई देता है। रेवेन्यू ग्रोथ काफी इंप्रेसिव है, बिजनेस एक्सपेंशन भी तेजी से हो रहा है। आईपीओ के बाद कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए बड़ा कैपिटल बेस है, लेकिन दोस्तों रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों बराबर नहीं है यहाँ पर, और यही इस क्वार्टर का सबसे बड़ा टेकअवे भी है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 38% बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट 4% से घट गया। इसलिए इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म स्टोरी देखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए आने वाली क्वार्टर्स में सबसे बड़ा ट्रिगर यही होगा, रेवेन्यू ग्रोथ के साथ मार्जिन और प्रॉफिट ग्रोथ की वापसी। अगर कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू ग्रोथ प्लस मार्जिन इंप्रूवमेंट प्लस लोअर फाइनेंस कॉस्ट और सक्सेसफुल अगर एक्विजिशन कर लेती है या डिलीवर करती है, तो अर्निंग्स ग्रोथ को आगे मजबूत होने का स्कोप बन सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर रेवेन्यू तो तेजी से बढ़ता है और अगर एक्सपेंसेस तथा फाइनेंस कॉस्ट भी उसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर बना रह सकता है। तो दोस्तों, मणिपाल हेल्थ की रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा महत्वपूर्ण है या प्रॉफिट में आई गिरावट? आपकी क्या राय है? चैनल को जरूर बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।